नमस्कार। पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी है। चाहे प्रत्याशी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे आम वोटर हो, सभी के दिलो दिमाग पर लोकसभा चुनाव छाए हुए हैं। और केंद्र की बात करें तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने यानी हैट्रिक को लेकर चर्चा है। और प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी के तीसरी बार लगातार 25 की 25 सीटें जीतने के लिए चर्चा की जा रही है। और इस महत्वपूर्ण चैलेंज को धरती पर उतारने के लिए बीजेपी ने राजस्थान में चुनाव प्रबंधन की कमान, चुनाव प्रभारी का काम डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को दिया है। आज के इस कीनोट कार्यक्रम में डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे महाराष्ट्र से आते हैं, राजस्थान के नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इनके परिचय में कुछ कहूं। आप राजनेता तो हैं ही, राज्यसभा के सदस्य हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के 2018 से अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है, वो है सोशल वर्कर्स और चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और शोध से संबंधित संस्थान रामभाऊ महलगी प्रबोधिनी के आप उपाध्यक्ष हैं काफ़ी लंबे समय से। इसके अलावा एक और बात है, इमरजेंसी में 1975 में आप जेल भी गए। इसके अलावा 2014 में जब बीजेपी का केंद्रीय चुनाव लड़ा जा रहा था, उस समय जो घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था उसकी समिति, और 2019 में जो चुनाव घोषणा पत्र था उसकी समिति के भी आप सदस्य रहे हैं। राज्यसभा में 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले सांसद भी आप रहे हैं। इसके अलावा आप स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं। बीजेपी के सुशासन प्रकोष्ठ के सुशासन विभाग के आप अध्यक्ष रहे हैं। इसी तरह से बहुत ही किताबें आपने लिखी हैं और आपकी फेमस बुक्स हैं बियॉन्ड बिलियन बैलेट्स और पूर्वांचल को लेकर के आपने एक एकाकी पूर्वांचल किताब लिखी है। और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में जो नवाचार हुए उनको लेकर भी आपने एक अच्छी किताब लिखी है। तो मैं आपका परिचय जितना देता जाऊंगा ये मेरे ख्याल ख़त्म नहीं होगा, तो क्यों ना हम आपसे ही जानें कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और आज शिवाजी की धरती का आदमी महाराणा प्रताप की धरती पे क्या भूमिका निभा रहा है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी सिसोदिया वंश था और सिसोदिया वंश तो राजस्थान से ही मुख्य रूप में महाराष्ट्र की तरफ आया। तो हम मराठी और महाराष्ट्र के लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य कर्तृत्व पर, वैसे पूरे देश को बड़ा नाज है मगर महाराष्ट्र को तो स्वाभाविक है, मगर हम मानते हैं कि हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुनकर ही छोटे से बड़े हुए। तो ये धुरारी धरती तो हमारी ही है। ये बार बार बात मोदी जी की आती है, गृह मंत्री जी की आती है, वो तो खैर उनका तो अपना जलवा है ही है, लेकिन आप लोग बूथ पे इतना ध्यान देते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रबोधन प्रशिक्षण पे इतना ध्यान देते हैं, आपका प्रचार कार्यक्रम इतना स्ट्रांग होता है औरों की तुलना में, देखता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। उसके बावजूद भी मोदी मैजिक के बिना सफलता की कल्पना नहीं हो पाती। मैं मानता हूं कि पहले तो मैं विनम्रता से कहूंगा कि आप इसको मैजिक मत कहिए। मैंने सदन में भी एक बार राज्यसभा में मेरा अपना मंतव्य रखते हुए कहा था कि ये मोदी मेहनत है। तो ये मेहनत है, ये मैजिक कहने से फिर विश्लेषण समाप्त हो जाता है, मगर मेहनत है तो विश्लेषण है। और जिस पद्धति से उन्होंने चीज़ों को क्रियान्वित किया है उसके कारण विकास ये एक संकल्पना नहीं रही, विकास हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं अनुभव कर रहा हूँ, जब मैं वंदे भारत में जा रहा हूँ, जब मैं हवाई जहाज़ से छोटे छोटे शहरों में जाने की सुविधा का लाभ ले रहा हूँ, जब इंटरनेट के प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के कारण नए नए अवसर मेरे सामने आ रहे हैं, जब विभिन्न पद्धति के लोन मिलने के कारण मैं अपनी उद्यमिता को और बढ़ावा दे रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ विकास किस चीज़ का नाम है ये अभी मुझे और कहीं जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो इस बार आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में खास मुद्दा क्या रहने वाला है? राम मंदिर हो गया, मोदी जी की गारंटियाँ भी सबने देख ली, और क्या लगता है इस बार भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक या ऐसा कोई और बड़ा मुद्दा भी आना बाकी है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया है कि ही हैज़ टॉट अस टू थिंक बिग।
बड़ी सोच। देखिए, अमृत काल की बात करना कोई साधारण बात नहीं है, और हर नागरिक को कहना कि 2047 में भारत कैसा हो, इसका मानचित्र आप क्या सामने लाते हो मुझे बताइए, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तो लोगों को एकदम से ध्यान में आया कि ये सब हम ही को करना है, और उन्होंने कहा भी। देखिए, ये भी क्रम, कई बार मीडिया के मित्र उनकी इस विचार व्यूह रचना को आंकते नहीं सही तरीके से, या कई बार आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी भी कुछ न कुछ बिगाड़ती है। मगर उन्होंने पहली बार कहा सबका साथ सबका विकास, 2019 में कहा सबका विश्वास, और 2023 में कहा सबका प्रयास। ये कितना एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। धीरे 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 उन्होंने हर किसी नागरिक को कहा कि भैया, और वो कई बार बोलते रहे कि विकास ये केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति ने उसमें भागीदारी लेनी चाहिए। विकास का कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं क्या आप, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा नहीं होता, लोगों को भी काम करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे लोक शिक्षा करने वाला ये लोक नेता है, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं केवल लोकप्रियता की बात नहीं करता, मैं लोकहित की बात करता हूँ। कई बार लोकहित थोड़ा सा अलोकप्रिय भी हो सकता है, मगर वो करना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में कोई एकदम सनसनी वाले बिंदु आए न आए, लोगों को आकांक्षा की एक स्वाधीनता मिली है, एक आकांक्षा का जनतंत्र अवतीर्ण हुआ है। एवरीबडी कैन अस्पायर, हर किसी को आकांक्षा रखने की स्वाधीनता है। ये आत्मविश्वास मोदी जी ने पूरे राष्ट्र में जगा दिया है, और ये एक बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि किसी भी अन्य विषय की तुलना में ये एक बड़ा विषय लोगों के सामने है, और जिसके लिए उन्होंने लगभग ये तय ही किया है कि हम मोदी जी को फिर से चुनने वाले हैं। आप लंबे समय से जनप्रतिनिधियों के, ख़ास तौर पे जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनके विधायकों मंत्रियों का प्रशिक्षण करते रहे, तो ऐसा क्या खास आप गुट्टी देते हैं प्रशिक्षण में? ऐसा क्या खास बताते हैं, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, इसमें कोई वैसे खास बात नहीं है, मगर विषय यही है कि हमारा जनतंत्र कितना कारगर साबित होता है। देखिए, सोवियत रूस में, थोड़ा लंबा जवाब होगा मगर मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा कि सोवियत रूस में से जो देश स्वाधीन हो गए, उन्होंने फिर जनतंत्र अपनाया। अभी सोवियत रूस समाप्त होकर लगभग 20-25 साल हो रहे हैं, अधिक 35 साल हो रहे हैं। तो इन सारे वर्षों में वहाँ पर जब फिर आकलन लिया गया डेमोक्रेसी के बारे में रिसर्च करने वालों ने, तो कई देशों की जनता ने कहा कि पहला ही अच्छा था भाई, जनतंत्र से तो वो सोवियत अच्छा था। क्यों? क्योंकि निश्चितता थी कि मैं कतार में खड़ा रहूं तो मुझे ब्रेड मिलेगा। जनतंत्र में निश्चितता नहीं है, जनतंत्र मेरी थाली में कुछ डिलीवर नहीं कर रहा। ऐसा अगर लोगों को लग रहा होगा किसी देश में, तो ये जनतंत्र की संकल्पना के प्रति एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में जनतंत्र कारगर करने के लिए जनप्रतिनिधि को पहली बात है कि प्रेरणा का प्रशिक्षण देना चाहिए। भाई, तू काय के लिए चुनकर आया, ये उसको किसी ने बताना चाहिए ना। बार बार बताना पड़ता है, ये एक बार बताने से नहीं होता। प्रशिक्षण कोई एक बार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर डिग्री गले में लटका के चलो, ऐसा विषय नहीं है, ये निरंतरता का है। तो एक तो हम प्रेरणा का मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते हैं, दूसरी बात है कि कार्यात्मक फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। कानून है, विभिन्न सारे नए आयाम उसको मिलते हैं, कार्य पद्धतियाँ हैं, फंक्शनैलिटीज़ है, इसका ट्रेनिंग होना जरूरी है। और तीसरा है कुशलता। आजकल क्या हो गया है कि अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है। दिखना यानी अच्छा प्रस्तुतिकरण। तो आपको सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना, मीडिया कैसे हैंडल करना, भाषा पर प्रभुत्व कैसे जमाना, सार्वजनिक वक्तृत्व को कैसे, उस कला को आत्मसात करना, ये सारा सीखना पड़ता है। ये सारा ट्रेनिंग देने की हम कोशिश करते हैं, मगर हम कोशिश ही करते हैं। ऐसा मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि सारे ट्रेनिंग से फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, ऐसा होता भी नहीं। ऐसा होता नहीं। अच्छा, ये जानने में आया था कि अभी देश में एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव। तो आपने भी 5 साल पहले इस बारे में एक रिपोर्ट बनाई थी, तो वो रिपोर्ट और अभी जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें कोई अंतर है या लगभग सेम बातें हैं? लगभग सेम है। हमने एक विषय उसमें रखा था, शायद इसमें भी मैंने इस रिपोर्ट का बहुत बारीकी से अध्ययन अब तक किया नहीं है, समय नहीं मिला। मगर ये एक देश एक चुनाव थोड़ा सा एलिटरेटिव होता है, मीटर में कहा जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। मगर एक देश 2 चुनाव भी हो सकते हैं,
मतलब 2 साइकिल्स भी की जा सकती है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जितना हमारा समय चुनाव और चुनाव के इर्द गिर्द सारे विषयों में जाता है, जितना हमारा समय ये आचार संहिता के कारण खराब होता है, काम रुके पड़ते हैं। मैं जब सांसद था तब सांसद आदर्श ग्राम योजना में मैंने एक गांव गोद में लिया था। उस गांव में हमने एक टावर खड़ा करना था इसका BSNL का, तो वो काम आधा अधिक हो गया, फिर समाप्त एकदम से रुक गया। क्यों? तो बोले आचार संहिता है। मैंने कहा कौन सी चुनाव चल रहा है, यहाँ तो कोई चुनाव नहीं। तो बोले नहीं, एक ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में। उस गांव में एक भी ग्रेजुएट नहीं है, उस गांव का एक भी वोटर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं कर रहा, मगर वहां पर आचार संहिता लग गई और गांव को विकास से हमने वंचित रखा। ये कौन सा न्याय है? तो ये आचार संहिता का समय कम हो, प्रचार और बाकी सारी जो बातें होती है उसमें हमारा कम समय व्यय हो और हम ज़्यादा काम करने के लिए लायक रहे, समय का उचित तरीके से विनियोग हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारा चुनावी समय कम होना चाहिए। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन या एक देश एक निर्वाचन है। तो ये जब राजनीति में शुचिता की बात चलती है तो सब कहते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिज्ञ या नेता करप्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन जातिवाद को शुचिता से बाहर रखा हुआ है। सारी पार्टियां जाति के महत्व को पूरा आंकती हैं और उसी हिसाब से अपनी सीटों का वितरण करती हैं, चाहे SC ST हों, चाहे जाट हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, ये फलां जाति है। तो ये समीकरण बिठाने को शुचिता के भीतर ही, शुचिता के दायरे में ही रख के करते हैं। देखिए, ये एक, मैं मानता हूं कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा। लोग अपनी, देखिए आज हम शहरों में देखते हैं, मैं ठाणे को बिलोंग करता हूं, ठाणे सिटी के राजनीति की जब हम बात करती है या मुंबई के या जयपुर के भी, तब लोग कहते हैं यहाँ जाति इतना मायना नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अर्बन एटमॉस्फेयर में जब हम आते हैं तब एक सलाड बाउल जैसा बन जाता है। पहले इसको मेल्टिंग पॉट कहते थे, अभी सलाड बाउल कहते हैं, कि आप अपनी छोटी अस्मिता को बरकरार रखते हुए भी बड़ी अस्मिता का, बड़ी पहचान का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो वो हम बनते तो वहाँ पर नहीं होता। छोटे कस्बों में वो अभी भी है। जब छोटे कस्बों में भी शिक्षा का प्रचार होगा, लोग और अधिक ऊंचा सोचने की क्षमता में आएंगे, तब जातिगत विषय जो है वो पीछे पड़ेंगे। मगर उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, इतने कम कार्यकाल में नहीं होगा। और मैं इस बात पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि ये हमारे दल की तो कोशिश रही है कि हम इससे ऊपर उठे, और इसका परिचायक है प्रधानमंत्री की वो भूमिका कि मैं केवल 4 जाति मानता हूँ: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। क्योंकि ये वर्ग सारी जातियों में है और सारी जातियों में कमोबेश इन वर्गों पर कुछ अन्याय भी हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम जाति का विलय अगर चाहते हैं, जाति भेद से अगर ऊपर उठना चाहते हैं, तो हम व्यक्ति को इन 4 मायनों में देखें। वो अगर गरीब है, निर्धन है, वैसे भी हम दरिद्र नारायण की बात करते हैं, तो उसको प्राधान्य मिले। अंत्योदय उसी का मतलब है। रही बात युवा की, उसकी एस्पिरेशन, उसका भविष्य, अन्नदाता वो भी वैसा ही है, और नारी शक्ति।